प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं के विषय गणित में हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 6 में। मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके कक्षा 10वीं का सबसे सरल जो अध्याय है वो सबसे सरल अध्याय है क्या? एपी यानी समांतर श्रेणी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अध्ययन में कुछ सरल कठिन नहीं होता। अध्ययन में मात्र आपकी कंटिन्यूटी यानी कि लगातार आप चीज़ों को जानने का प्रयास करते रहें तो फिर ये सारे सरल कठिन आपको एक जैसे लगेंगे। तो फिर मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि बड़ी ईमानदारी से आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हम पहुंच गए। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, क्या एपी 11,852 का एक पद ऋण 150 है? क्यों? एक एपी दी गई है और पूछा गया है कि क्या इस एपी का ऋण 150 इस एपी का कोई पद है? तो देख लें। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो ऋण 150 दिया गया है ये एन दिया गया है, यानी किसी पर्टिकुलर किसी नंबर की एपी का क्या ये मान है, हमें ये ज्ञात करना है। कैसे? यहाँ आइए देखते हैं। हल में हम क्या करेंगे। यहाँ दिया है, तो क्या दिया है मेरे भाई? यहाँ दिया है ए बराबर ए, हम प्रथम पद कहते हैं, A1 को ए कहते हैं, तो ए यहाँ 11 दिया है। और डी क्या दिया गया है? डी बराबर, तो डी यहाँ दिया नहीं है, अगले पद में से पहले वाले पद को घटा करके डी हम फाइंड कर लेते हैं, तो 8 ऋण 11, तो डी बराबर हमारा क्या हुआ? ऋण 3। ये समझिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 कर दें, चाहे A3 माइनस A2 कर दें, ऐसा भी कह सकते हैं। चाहे दूसरे पद में पहला पद घटा दें, चाहे तीसरे पद में दूसरा पद घटा दें, ए ही आएगा सार, और डी ही आएगा सार, अंतर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर ऋण 3 दिया है। अब ये दिया है कि ए एन यहाँ पर ऋण 150, यानी कि क्या किसी नंबर के पद का मान ऋण 150 है, ये हमें ज्ञात करना है कि ऋण 150 क्या इस एपी का कोई पद है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? ठीक है, तो यहाँ ए दिया है 11, डी हमने प्राप्त कर लिया ऋण 3, और ए एन यहाँ ऋण 150 आता है। हम वही फार्मूला लगा देंगे। अतः ए एन इजकल टू ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या? ऋण 150, तो यहाँ ऋण 150 बराबर ए क्या है? 11 धन एन, एन हमें ज्ञात करना है। अगर ये इस एपी का पद है तो किस नंबर का पद है? तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है? ऋण 3। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे, अब इन सवालों में देखा जाए तो सरल है, लेकिन हमें थोड़ा सा ब्रैकेट और चिन्हों का गुणा ये सब तो जानना ही होगा। तो अब ये देखो 11 बराबर के इधर धनात्मक इधर आया तो ऋणात्मक हो गया, तो ऋण 150 ऋण 11 बराबर इस ऋण 3 का दोनों में गुणा है, n में भी गुणा है ऋण 3 का, और ऋण 1 में भी गुणा है ऋण 3 का, ऋण 1 में भी गुणा। तो ऋण 3 का n में गुणा करेंगे तो ऋण 3n,
और ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ये धन 3 हो जाएगा। अब ये भी अचर पद हो गया, इसको इधर कर लेंगे, है ना। तो आपका क्या हो गया, ऋण 150 ऋण 11 ऋण 3, ये धन में है, इधर जाएगा तो ऋण में होगा, बराबर ऋण 3 है। देख लीजिएगा ये बराबर है, ये धन में है, 3 इधर, इधर आ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, बराबर के इधर आया। अब ये ऋण ऋण है, तीनों संख्याएं तो आपस में जुड़ेंगी, तो ये क्या हुआ, 3 1 4, ठीक है। अब दहाई का अंक 5 1 6 और ये 1, तो ऋण 164 बराबर ऋण 3 n। अब ये देखिए ऋण ऋण कैंसिल हो गए, हम लिख सकते हैं 3n बराबर 164, 3n को इधर लिख लिया, 164 को इधर लिख लिया, हमने पक्षांतर नहीं किया बल्कि पूरे पक्ष को, इसको उधर लिख लिया, उसको इधर लिख दिया, तो ये n बराबर आपका हो गया 164/3। अब यहाँ देखिएगा 164 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, ये 3 चौक 12, ये दो शेष आ गया यहाँ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 54 सही 2/3। तो n का मान क्या आया, 54 सही 2/3, ये n का मान आया। चूंकि ये n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः ऋण 150 इस एपी का पद नहीं। उत्तर क्या लिखेंगे, n बराबर 54 सही 2/3, अगर ये पूर्णांक संख्या जाती, धनात्मक पूर्णांक हो जाता, तो ये n इस पद का, इस एपी का पद होता, लेकिन चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या कहें पूर्णांक संख्या कहें लेकिन धनात्मक, ठीक है, तो यहां लिखेंगे उत्तर, उत्तर यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए उत्तर बराबर, चूंकि इसमें क्या भी पूछा है तो लिखेंगे चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऋण 150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है, दी गई एपी का पद नहीं है, इस प्रकार से हम ऐसा लिख देंगे, ये उत्तर हो। बात समझ में आई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न को समझना, एपी दी गई है और पूछा है कि क्या ऋण 150 इस एपी का पद है, तो ऋण 150 इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि n मतलब होता है पदों का क्रमांक, पदों की संख्या, तो n का मान यहाँ पूर्णांक नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं ऋण 150 इस एपी का पद नहीं है, टर्म नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसा लगाएंगे, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 6 आपका पूरा, आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है, प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। प्रश्न क्रमांक 7, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्रश्न लिखने की वजह से आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ लिखा है, चाहे तो छोटे प्रश्न है मैं लिख सकता हूँ, उस एपी का
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। और 16वां पद क्या है? 73 है। ये उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बड़ा सरल सवाल है, हल करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इस प्रश्न में? दिया है 11वां पद 38 है, यानी A11 इक्वल टू 38, जिसको हम लिख सकते हैं। और क्या दिया है? A16 16वां पद 73 दिया। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? A31 31वां पद। तो यहां लिखेंगे चूंकि A11 बराबर 38, इसलिए A धन 10D बराबर 38। ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है। इस एपी का 11वां पद 38 दिया है, तो 11वें पद को जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में A धन 10D बराबर 38 लिखेंगे। और फिर A16 16वें पद को का मान 73 दिया है, तो इसको लिखेंगे A धन 15D बराबर 73। ये दूसरा समीकरण आपका बन गया। अब आप इसको जैसे हल कर लें, चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव है, इसमें सब धनात्मक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, तो घटाने पर विलोपन विधि का हम प्रयोग कर ले हैं, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल गए, तो ये ए कट गया, 10D में 15D गया तो -5D आ गया। और ये 38 धनात्मक है, 73 ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋण आएगा। क्या 13 में 8 गए 5, 6 में 3 गए 3, तो कुल मिला के D बराबर -35 बटे -5, तो 5 सते 35, यानी आपका D बराबर आ गया क्या? 7 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? A धन 10D बराबर 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38, तो D का मान 7 रखेंगे, तो A प्लस 10D 7 है, तो 10 गुणे 7 बराबर 38। ठीक है, तो A धन 70 बराबर 38, 70 कहाँ से आया? 10 सत्ते 70, 10 से बनेगा 70, तो ये A बराबर आपका आ गया 38 ऋण 70। तो 38 में जब 70 गए तो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या छोटी है, तो A बराबर हो गया 70 में ही 38 घटेगा, तो 10 में 8 गए 2, 6 में 3 गए 3, यानी आपका A आ गया ऋण 32। ठीक है।
डी था, डी आया था 7, ए आया था ऋण 32। ठीक है, तो इधर देख लें। अब क्या हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है A31। तो ए यानी 31वां पद A31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 30 डी हम लिख सकते हैं। तो ये 31वां पद आपका आ गया, ए का मान है ऋण 32, 30 गुणे 7, ए धन 30 डी। तो ए का मान आया ऋण 32, 30 डी, 30 में ये डी का मान है 7, तो ये आपका हो गया ऋण 32 धन 210। 210 में 32 घटेगा, तो आपका A31 आ गया, उत्तर आ गया। ये 10 में 2 गए 8, फिर 10 में 3 गए 7, और ये आपका उत्तर हो गया। ये क्या होगा आपका उत्तर। इस 31वां पद जो ज्ञात करने के लिए यहाँ दिया गया था कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो आपने देखा कि ये 31वां पद 138 आ गया, 178 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 सरल है। इसमें सिर्फ आपसे विलोपन प्रतिस्थापन तो आना ही चाहिए। जब उसको मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि वो आपको आना ही चाहिए। उसका रोल हर अध्याय में, हर गणित में किसका, बीजी व्यंजकों का कहें या कहें कि समीकरण हल करना लगभग सभी गणित में। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 आपका हल हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 8। समझ में आपके आता होगा, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि सरल चीजें हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सरल हो चाहे कठिन हो, जब आप एक दृष्टि से समान ध्यान से पूरा ध्यान लगाते हुए देखेंगे तो ये सरल चीजें भी, कठिन चीजें भी और सरल हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 8, ए के बी में 50 पद है। और प्रश्न क्रमांक 8 हम सीधे हल आपको बता देते हैं। क्या, एक एपी में 50 पद हैं, यानी दिया है, आप लिखेंगे दिया है n बराबर 50। एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो n बराबर 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 इजकल टू 12, तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद यल कहें चाहे an कहें, इसको 106 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, एक एपी में कुल 50 पद हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म 50 है, n 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 12 दिया गया है, और अंतिम पद 106 है, यानी कि an 106 है, उसको यल भी कहते हैं। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है 29वां पद, यानी हमें ज्ञात करना है A29, 29वां पद। ठीक है, तो चूंकि तीसरा पद 12 दिया गया, चूंकि A3 इजकल टू 12, इसलिए A प्लस 2D इजकल टू 12, ये पहला समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए an दिया है, n दिया है, क्योंकि an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी, तो an दिया है कितना 106,
बराबर ए नहीं दिया है, n 50 दिया है, ऋण 1 और ये डी। तो क्या हो गया 106 बराबर ए धन 49 डी। इसको हम लिख सकते हैं ए धन ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिखिए, ए धन 49 डी बराबर 106। ठीक है, तो दोनों समीकरण को इधर रख के हम हल कर दें, फिर 29वां पद आ जाएगा। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है आपका a प्लस 2d इजकल टू 12, और दूसरा समीकरण इसको एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि लगा दे और सरल आ गया है ना। तो यहाँ a धन 2d बराबर 12 है, तो a बराबर 12 ऋण 2d, ये तीसरा समीकरण हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि a का मान अब हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापन भी है ना। तो a के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, a बराबर 12 ऋण 2d इजकल टू 12 माइनस 2d, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है a धन 49d बराबर 106। a का मान इतना हम रख दें तो 12 माइनस 2d धन 49d बराबर 106। ठीक है, अब देखें ये 49d में 2d जाएगा तो आएगा 47d बराबर 106। ऋण ये 12 बराबर के उधर गया तो धन 12 है, बराबर के उधर गया तो ऋण आ गया, तो ये 47d बराबर आपका आ गया, 6 में 2 गए 4, 10 में 1 गए 9, 94 आ गया। तो क्या हो गया d बराबर 94 बटे 47, 47 दूना 94, तो d बराबर 2 आ गया। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, ठीक ना। तो d बराबर क्या आ गया, d बराबर आपका 2 आ गया। अब d के मान को समीकरण 3 में रखने पर, d के मान को, ये d के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम d का मान रखें। ये समीकरण 3 है, e बराबर 12d, a बराबर 12 ऋण 2, d क्या है 2, तो ये क्या आ गया आपका a गया 12, 2 दूनी 4, तो 12 में 4 गए तो 8 आ गया, 12 में 4 गए तो 8 आ गया, a बराबर 8 आ गया, d बराबर आपका 2 है, तो a 29। ठीक है, यानी 29वां पद, तो 29वां पद a 29 बराबर हो गया a धन 28d, इसके बराबर हो गया a 8 है धन 28d, 28 गुणे 2, चूंकि d 2 है तो 28 दूना 56, 56 8 64, तो a 29 आपका आ गया कितना 64। यहाँ ध्यान दीजिएगा 28 दूना 56, 56 में 8 जुड़ा तो 8 14, ये 64 आ गया। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर आया ये 64 आया, उत्तर बराबर 64, यानी a 29, यानी कि इस एपी का
29वां पद क्या आ गया, 64 आ गया। तो इसको ऐसे कर लेंगे, यहां से मैंने शुरू किया, फिर इधर गए, दो पहले हम समीकरण बना लेते हैं, इनमें आप और आगे भी जाएंगे। तो इन प्रश्नों में सबसे पहले हमें ध्यान देना है दिया क्या है, और जो दिया गया है उसी के आधार पर हम इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ A3 बराबर 12 दिया गया था, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि अरे इससे तो एक समीकरण बन रहा है। तो A3 बराबर 12 यानी A+2D बराबर 12 एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा ये भी दिया था कि n बराबर 50, an बराबर 106, तो हम इसी फार्मूला को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब इस फार्मूला में हम an 106 और an 50 रखते हैं तो एक समीकरण ये बन जाता है। तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। अब इन दो समीकरण से हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, तो फिर हम 29वें पद को लिख सकते हैं, क्योंकि 29वां पद A+28D होता। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 हो गया। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के बाद 9 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 में भी आप देख लें, कोई अलग बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, इसमें तीसरा और 9वां पद दिया गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 में तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और ऋण 8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य हो गया, शून्य होगा तो शून्य को हम an मान लें। तो प्रश्न क्रमांक 9 में आप देख लीजिए दिया है, प्रश्न क्रमांक 9 आप पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 9 में यदि एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद यानी A3 इजकल टू 4 है और A9 इजकल टू -8, एक एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और ऋण 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। यानी कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ an बराबर शून्य दिया, यही n हमको ज्ञात करना है। फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, an का मतलब है किसी नंबर ऑफ, किसी क्रमांक की एपी के पद के मान को an कहते हैं। n नंबर है यानी क्रम संख्या है, किस नंबर पर एपी है, और an का मतलब है कि उस किसी नंबर के एपी का मान। तो यहाँ an 0 दिया गया है। अब यही हमको पता लगाना है, क्या 0, इस एपी का 0 कौन सा पद हो गया, लिखा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें यही पता लगाना है, ठीक है। तो चूंकि A3 इजकल टू 4 है, इसलिए A धन 2D बराबर 4 हो गया, ये पहला समीकरण। अब यहां मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि A3 A+2D हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया है, और 2 इसमें चर मिल गए AD, तो ये एक प्रकार का समीकरण हो गया, ठीक है। और क्या दिया है, A9 इजकल टू ऋण 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A धन 8D इजकल टू ऋण 8, ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इससे हम AD का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें हम चाहे जो लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन लगाएं, चाहे जो लगाएं, तो हम इसको यहाँ पर लिख लें, A धन 2D बराबर 4, ये पहला समीकरण, और A धन 8D बराबर ऋण 8, ये दूसरा समीकरण हो गया भाई, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे।
यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ऋण, ये ऋण है तो धन हो गया। 2D में 8D जाएगा, ऋण 6D बराबर 12, तो D बराबर 12 बटे ऋण 6, 6 दूनी 12, तो D बराबर ऋण 2, ये D बराबर ऋण 2 आ गया। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A धन 2D बराबर 4, तो A धन 2D बराबर 4, तो A ऋण 4, 2 दूनी 4 बराबर 4, तो इधर क्या आ जाएगा, A बराबर 4 धन 4, तो A बराबर हो गया 8। ठीक है, D बराबर कितना आया था, ऋण 2 आया था, A बराबर 8 आ गया। तो अब इसमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, क्या जीरो इस एपी का कोई पद है, जीरो इस एपी का कौन सा पद है, कौन सा पद किस नंबर का पद है, यानी यहाँ ज्ञात क्या करना है, यहाँ ज्ञात करना है n, ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है अपन को, ज्ञात करना है अपन को n, ज्ञात करना है बराबर n। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए धन n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन 0 है, तो ये किस नंबर का होगा, तो ए आया आपका 8, यहाँ ए 8 आया था, यहाँ डी ऋण 2 आया था, तो 8 धन n माइनस 1 इंटू डी ऋण 2। ठीक है, तो मेरे भाई ये 8 इधर जाएगा, तो ऋण 8 बराबर ऋण 2 n धन 2, ये 2 इधर आएगा, तो ऋण 8 ऋण 2 बराबर ऋण 2 n। ठीक है, ये ऋण 10 बराबर ऋण 2 n, ऋण ऋण कट गया, तो n बराबर 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, तो n बराबर 5, यानी कि जो ये एपी आएगी, इस एपी का 5वां पद 0 होगा, यानी कि यहाँ उत्तर बराबर हम जब लिखेंगे तो उत्तर बराबर 5वां पद, सॉरी उत्तर पद, उत्तर बराबर क्या, 5वां पद। इस एपी, जिस एपी का तीसरा पद 4 और 9वां पद ऋण 8 दिया गया है, उस एपी का 5वां पद 0 होगा। यहाँ n ज्ञात करना था, हमने n ज्ञात कर दिया। ये प्रश्न क्रमांक 9 हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10, तो प्रश्न क्रमांक 10 बिल्कुल सरल है, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देते हैं और कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आप 10वां देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा गया है कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न ये 10 दिया है,
दिया है इसमें 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दिया है क्या, A17 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहां भी मैंने लिखा ए 17वां पद बराबर 10वां पद, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एपी का हमें अंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, उसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ दें तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो। ठीक है, दिया क्या था कि सीएपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में हमने 7 जोड़ दिया, अब ये बराबर हो गए। बस इसी को हल कर लेना है, तो इसको लिखेंगे ए धन 16D बराबर ए धन 9D धन 7। ये ए कट गया मेरे भाई, ए इधर आएगा तो ऋण में होएगा तो कट ही जाएगा। अब ये आ गया 16D ऋण 9D बराबर 7, तो 16D में 9D जब जाएगा तो 7D बराबर ये 7 आ गया, तो D बराबर 7 बटे 7 एकन्नम 7, तो ये D बराबर 1 आ गया। आपका उत्तर आ गया। तो एक एपी दी गई है, जिस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिया, इसलिए इसको बराबर लिख लिया। आप 17वां पद को ए धन 16D लिख सकते हैं, 10वें पद को ए धन 9D लिख सकते हैं। इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। तो 10 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। अभी इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके लिए मुझे छोटे छोटे 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज बस इतना ही। आप ध्यान से इसको देखिएगा, प्लीज। आपको समझ में आए ना समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें। और इस मेरे वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज अपने साथी को भी भेजें, उसका भी फायदा हो सके। और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।